नमस्कार स्टूडेंट। हम पिछले क्लास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय और उसके उन्होंने जो राजनीति व्यवस्था पर उन्होंने जो विचार दिए हैं उसको जाने, उसका प्रभाव किन किन व्यक्तियों का, किन किन अवस्थाओं का उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा, उनके बारे में जाने। उसके बाद हमने उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर विचार किया था, इसके बारे में जाने। आज जानेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक व्यवस्था पर विचार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दृष्टिकोण के संबंध में कुछ विचार यहाँ पर दिए गए हैं, उसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लोकतंत्र के संबंध में उनके क्या विचार रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। तो नेहरू जी ने प्रजातंत्र के संबंध में किसी नए सिद्धांत का निर्माण करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया जो ज़्यादातर देखा गया लाक ने, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, बेंथम, जे स्मिल और कार्ल मार्क्स द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसी विचारों को उन्होंने क्या करने का पालन करने का काम किया, या उसी के आधार पर उन्होंने अपनी नज़रिया प्रस्तुत करने की कोशिश की। मगर माना जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने पूरी तरीके से इन सभी विचारकों के जो सोच है उसको धारण करने का काम नहीं किया है, उसके आधार पर विचार देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन सभी विचारकों के जो सही पक्ष थे या सही तर्क थे उसको धारण करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला आता है मानवतावाद। नेहरू ने लोकतांत्रिक विचारधारा का स्रोत उनका मानवतावाद माना जाता है, उनके मानवतावाद को माना जाता है। नेहरू श्रेष्ठ मानव मूल्यों में आस्था रखते थे और मानव और उसके कल्याण को वे महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि राज्य की सभी नीतियाँ व सिद्धांत मानव के विकास के लिए होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जिसमें व्यक्ति का गौरव सुरक्षित रहे तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण ही उसे वे मार्क्सवादी सिद्धांत के पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाए। दूसरा उसका जो सोच आता है लोकतंत्र संबंध में, लोकतंत्र आत्म अनुसंधान अनुशासन के रूप में। नेहरू ने लोकतंत्र को आत्म अनुशासन के रूप में भी स्वीकार किया है। नेहरू इसे मूल्यों और नैतिक मापदंडों के पद्धति के रूप में देखते थे। नेहरू के शब्दों में आप लोकतंत्र को सैकड़ों रूप में परिभाषित कर सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से इसकी एक परिभाषा समुदाय के आत्मानुशासन में देखी जा सकती है। जितना अधिक आत्मानुशासन होगा उतना ही लोकतंत्र का विकास होगा। कहने का मतलब है कि मनुष्य जब तक अपने दिल से इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा तब तक आप किसी भी तरीके से लोकतंत्र को परिभाषित नहीं कर सकते। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी नहीं लेंगे तब तक लोकतंत्र को बेहतर नहीं बना सकते। तीसरा उसका तर्क था नेहरू का लोकतंत्र संबंधी विचार में, लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता। तो नेहरू ने लोकतंत्र की व्यवस्था में समानता को महत्वपूर्ण माना है। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र का अर्थ समानता है तथा लोकतंत्र का विकास उसी समाज में संपन्न हो सकता है जहां समानता विद्यमान हो। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया था कि केवल मत देने के अधिकार से समाज में समानता नहीं लाई जा सकती, बल्कि उनके लिए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में भी समानता का विद्यमान होना जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी समानता का स्थापना करना हेतु समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के समान सम्मान देना अवसर है। जब तक अब राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक समानता नहीं लाया जा सकता, और जब समानता नहीं लाया जा सकता तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका तर्क ये है क्योंकि सबको समान अवसर प्रदान देंगे तो हर व्यक्ति क्या करेगा, राजनीतिक प्रक्रिया में सही तरीके से भाग लेंगे। इसीलिए क्या करना होगा, लोकतंत्र में सबको समानता देना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसका जो अगला तर्क है राजनीतिक संबंध में, लोकतंत्र के स्वरूप का समर्थन। तो नेहरू का लोकतंत्र में संबंधित दृष्टिकोण लोकतंत्र की संकुचित परिभाषा पर आधारित नहीं था। उन्होंने कुछ राजनीतिक संस्थाओं के अस्तित्व को मात्र को ही लोकतंत्र नहीं माना है। लोकतंत्र नेहरू के लिए एक व्यापक धारणा थी जो राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक उन्नति करना ही नहीं बल्कि उसकी सर्वांगीण विकास करना। अतः वे लोकतंत्र के सभी उस विकसित स्वरूप के पक्षधर थे जिसमें व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के समुचित अवसर प्रदान करता हो। उसके बाद आता है उसके अगली विचारधारा थी, अगली सोच थी राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में।
राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक मामलों में रुचि लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं। कहने का मतलब ये है कि नेहरू के अनुसार से प्रजातंत्र की सफलता जनता की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी तथा राजनीति में उनकी रुचि पर निर्भर करता है। वे प्रजातंत्र के लिए विचारशील और उत्तरदायी नागरिक का होना आवश्यक मानते थे, जो शासन और शासित होना जानते हो। यह तभी संभव है जब समाज में विचारों और दृष्टिकोण का स्वतंत्र आदान प्रदान होता रहे। अगर राज्य में या समाज में निवास करने वाले जो व्यक्ति है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या है जागरूकता, उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे और राजनीतिक मामलों में रुचि अगर नहीं ले पाएंगे तो लोकतंत्र की स्थापना कर पाना ये असंभव है। इसीलिए क्या होना जरूरी है, इन सभी व्यक्तियों का रुचि और जागरूकता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होना जरूरी है। उसके बाद आता है उसका जो अगला मान्यता थी लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप। नेहरू ने भारत में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा संसदीय शासन प्रणाली में को उचित माना है। संसदीय प्रजातंत्र में शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, जिसमें जनता शासन में क्या करता है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर राजनीतिक प्रक्रिया को संचालित करने का कार्य करता है। इसलिए उन्होंने ये माना कि अगर राज्य को संचालित करने का कार्य जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से करेंगे तो जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसीलिए नेहरू जी क्या करते थे, संसदीय शासन प्रणाली को उचित मानते थे, जिसमें जनता द्वारा राज्य की व्यवस्था को संचालित करना शुरू करेंगे, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या करेंगे उसमें भाग लेंगे। उनकी लास्ट मान्यता ये थी राजनीति नेहरू के लोकतंत्र के संबंध में। नेहरू ने लोकतंत्र के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए आवश्यक बताया था। विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में उनका कहना था कि विरोधी मत का बलपूर्वक दबा देना और उसकी अभिव्यक्ति न होने देना लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए एक बाधा है। इसीलिए राज्य में इस हर व्यक्ति को, हर विषय को या हर संस्था को क्या है अपने विचार या मत रखने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। अगर उनको अधिकार या प्रदान नहीं किया गया है तो कभी भी क्या है बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकती हैं। ये तो हो गया उनका राजनीतिक लोकतंत्र संबंधी विचारधारा। उसके बाद आते हैं नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति दृष्टिकोण। तो जवाहरलाल नेहरू को लोकतांत्रिक समाजवाद का उसे जन्मदाता कहा जाता है। वे समाजवाद के जीवन का एक दर्शन मानते थे और स्वतंत्र भारत का निर्माण इसी के आधार पर करना चाहते थे। उसका संपूर्ण आर्थिक दर्शन समाजवादी दर्शन के अनुरूप के रूप में हुआ, किंतु समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक साधनों के पक्ष में नहीं थे। वे हमेशा से लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्ष में थे। अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक नेहरू ने समाजवाद के सिद्धांतों तथा उसके स्वरूप के संबंध में स्वतंत्र रूप से चिंतन किया तथा देश की परिस्थितियों और समय के संदर्भ में अपने निष्कर्षों के आधार पर इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। यही कारण है कि देश की समाजवादी विचारधारा तथा आंदोलन के स्वरूप में निर्माण में नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर नेहरू जी के समाजवाद के दृष्टिकोण के संबंध में अगर देखें तो लोकतंत्र व समाजवाद पारस्परिक पूरक है। कहने का मतलब उनका मानना है कि लोकतंत्र और समाजवाद एक दूसरे के स्वरूप है या एक दूसरे के बिना अधूरा, ये नेहरू जी का मानना था। तो सबसे पहला उनका ये विचार था कि नेहरू जी की लोकतंत्र और समाजवाद दोनों में आस्था थी। इन दोनों का समन्वय जिस विचारधारा के कारण जन्म हुआ है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा थी, जिसमें व्यक्ति को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था। लोकतांत्रिक समाजवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मैं यह नहीं समझता कि समाजवादी व्यवस्था की व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों नहीं संभव है। व्यक्ति को आत्मा की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, यहाँ तक व्यक्तिगत संपत्ति जोड़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेहरू ने लोकतंत्र और समाजवाद दोनों की पारस्परिकता पर जोर देते हुए कहा, हमें यह अनुभव करना होगा कि संपूर्ण मानव समाज के ढांचे में समाजवाद घुल मिल गए हैं और मैं राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा विश्वास है कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और लोकतंत्र का रास्ता व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रास्ता भी है और आर्थिक समानता का भी, और राज्य अपनी तरह से समृद्ध हो और व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार से समृद्धि के मार्ग पर चले। यही लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है, ये उनका धारणा था। उसके बाद आते हैं नेहरू जी के जो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति जो दृष्टिकोण का जो अगला तर्क था या मान्यता था कि समाजवाद की व्याख्या। नेहरू समाजवाद को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ढालकर देश की उन्नति व प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना चाहते थे। समाजवाद केवल आर्थिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि भारत की प्रगति का
अमोघ आश्रय या रामबाण कहा जा सकता है, जो गतिशील व विकासशील धारणा पर आधारित है। निर्धनता, बेरोजगारी और अवनति तथा भारतीय जनता की अधीनता तथा परवस्ता को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। नेहरू ने कहा था कि हमारे सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वैध तथा शांतिपूर्ण उपायों से समाजवाद एवं लोकतंत्र के समन्वय किस प्रकार से स्थापित किया जा सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समाजवाद की व्याख्या करना जरूरी है कि समाजवाद वास्तव में है क्या। उसके बाद आता है समाजवाद के संबंध में उसकी जो अगली तर्क थी, तो समाजवाद का नैतिक स्वरूप। समाजवाद आर्थिक विचारधारा से कहीं बढ़कर एक नैतिक व दार्शनिक चिंतन भी है। नेहरू ने गांधीवाद की नैतिक व्यवस्थाओं तथा मार्क्सवाद की आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने इस बुराइयों को दूर करने हेतु सामाजिक न्याय एवं समानता पर बल दिया, जो नैतिकता पर आधारित थी। उनकी मान्यता यह थी कि समाजवाद की स्थापना के लिए नैतिक साधनों का पर निर्भर रहना अधिक उचित नीति है। उसके साथ साथ उसकी जो अगली विचारधारा थी, अगली जो सोच थी समाजवाद की, लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में, कि आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उनका मानना था कि नेहरू जी के अनुसार से समाजवाद की आवश्यकता केवल देश की गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए भी आवश्यक है। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया था कि आर्थिक उन्नति के लिए जन सहभागिता आवश्यक है, जो किसी वर्ग विशेष से संबंधित न होकर सबके लिए समान नीति पर आधारित हो। नेहरू जी वास्तव में पाश्चात्य भौतिकवाद से प्रभावित न होने के कारण क्या है, बड़े बड़े आधुनिक उद्योगों की स्थापना तथा विज्ञान तथा तकनीकी के प्रयोग पर पक्ष में थे, और उनका मानना था कि भारत में मूलभूत आर्थिक समस्याओं का समाधान समाजवादी पद्धति के माध्यम से ही संभव किया जा सकता है, या उसके आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसकी अगर विचारधारा देखें लोकतांत्रिक समाजवादी के संबंध में, तो औद्योगिकरण व मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का उचित माध्यम के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, नेहरू जी दृढ़ संकल्पित थे। उनका मान्यता था कि इसके लिए औद्योगिक व मिश्रित अर्थव्यवस्था एक सरल एवं उचित माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेहरू जी का मार्क्सवाद एवं साम्यवाद के संबंध में विचार। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्क्सवाद के प्रति नेहरू जी का विशेष झुकाव रहा। वे राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद तथा आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक विचारधारा से प्रभावित हुए थे। नेहरू जी साम्यवाद तथा पूंजीवाद के मध्य मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे, जिन्होंने समतापूर्ण विवरण तथा समुचित उत्पादन की समस्या के समाधान किया जा सके। नेहरू जी ने मार्क्सवाद का समाजवाद का पूर्ण अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्हें सोवियत संघ की यात्रा की तथा वहाँ की आर्थिक नियोजन प्रणाली के संबंध में उन्होंने अध्ययन किया और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। नेहरू ने अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि मार्क्स तथा लेनिन के अध्ययन से मेरे मन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला है और मुझे इतिहास और सामाजिक घटनाओं की एक नई दृष्टि देखने को मिली है। मुझे इतिहास और सामाजिक घटनाओं को इस दृष्टि को देखने में सहायता हुई। नेहरू ने मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या में काफ़ी प्रभावित हुए और समाज में व्याप्त शोषण एवं वर्ग संघर्ष के बारे में नेहरू विचार मार्क्स से मेल खाते थे। और नेहरू की धारणा थी कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच जो विश्वव्यापी संघर्ष चल रहा है, उसी के एक हिस्सा भारत का स्वाधीनता संग्राम भी है। नेहरू की यह भी मान्यता थी कि किसी भी विचार या संस्था का अनुकरण किया जाना चाहे कि ना नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ एक नेहरू को मार्क्सवादी दर्शन और वैज्ञानिक के रूप में स्वरूप अंधविश्वास तथा धार्मिक कर्मकांड का विरोध आदि विचारों ने प्रभावित किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर मार्क्सवाद के अनेक पक्षों की जो कटु सत्य थी उसको भी उन्होंने आलोचना करने का काम किया, या उन्होंने भी इससे अपनी व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं माना था। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मार्क्सवादी एवं साम्राज्यवादी विचार सोच पर विचार। उसके बाद आते हैं नेहरू के धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता व सांप्रदायिकता पर विचार। तो नेहरू ने भारत के इतिहास को विवेकपूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात यह हल निकाला कि भारत आंतरिक फूट और सांप्रदायिक कारण से ही अपने महान गौरव को खो बैठा है। उनकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष का मार्ग राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाला है। उन्होंने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
इस अर्थ में धर्महीनता नहीं, इसका अर्थ में सभी धर्मों को समान आदर भाव तथा सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को एक आदर्शमय पहलू में ही सदा ध्यान में रखना चाहिए, जिसका आज के भारत के आज के भारत में सबसे ज़्यादा महत्व है। उन्होंने धर्म के संबंध में राजनीतिक व्यवस्था पे विचार देने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला उसका विचार था धर्म प्रति दृष्टिकोण। तो धर्म के प्रति नेहरू की स्वाभाविक आस्था नहीं थी, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। वे भारत भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कट्टरता और मतान्धता को देखकर अत्यंत दुखी हुए थे। धर्म के विषय में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने एक ऐसी उच्चतर शक्ति को अस्तित्व में आस्था है जो समस्त संसार की गतिविधियों को निर्धारित और संचालित करती है, किंतु ऐसी शक्ति के रूप को जानते अथवा उसके एकाकार होने का प्रयास में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार नेहरू न तो धार्मिक थे, न ही नास्तिक थे और न ही धर्म विरोधी थे। उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण इस मूल तत्व से निर्धारित था कि धर्म निजी आस्था का विषय है। दूसरा उसका विचार था धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। धर्मनिरपेक्षता तो नेहरू व्यक्तिगत अंतःकरण में विश्वास की स्वतंत्रता का आदर करते थे, अतः वे स्वीकार करते थे कि व्यक्ति में धार्मिक कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उनके धर्मनिरपेक्ष के संबंध कुछ दृष्टिकोण यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि राज्य को सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में के प्रसंगों को अतिरिक्त व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा है राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा ये है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता पालन करते हुए संकीर्णता और असहिष्णु दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद आते हैं सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न धर्मों के अनुयायी परस्पर विश्वास और सदास्यता का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय जीवन को समान रूप से योगदान दें। उसके बाद आते हैं धार्मिक विश्वासों के प्रति प्रचलित ऐसी रूढ़ियों को जो समानता और मानवीय गरिमा एवं न्याय एवं बंधुता के आदर्श के असंगत हो, उन्हें स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने बताने की कोशिश की कि सामाजिक संहिता, विवाह, उत्तराधिकार विधि, दीवानी तथा फौजदारी न्याय को धार्मिक विश्वासों के आधार पर नहीं बल्कि विवेक सम्मत वैज्ञानिक मानवाधिकारों पर आधारित किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं उसके जो अगली सोच थी सांप्रदायिकता। तो नेहरू सांप्रदायिकता के महान विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। सांप्रदायिकता के प्रति उनकी जो दृष्टिकोण थी वो सबसे पहले ये थी कि उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की जो उन्होंने घोर विरोध किया। पहला, नेहरू ने अनुसार से सांप्रदायिक धर्मांधता का ही दूसरा नाम है, यह घृणा और हिंसा को पोषण पाती है। नेहरू भारतीय राष्ट्रीयता को धर्म नहीं बल्कि भारत की गौरवमयी संस्कृति का आधारित करना चाहते थे, जिसमें सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक विभिन्नताओं के पश्चात भी एक अनिवार्य एकता के सूत्र में विद्यमान थे। नेहरू के धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता को भी परिभाषित किए जाने पर विरुद्ध थे। वे जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के घोर विरोधी थे, उतना ही उग्रता से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के भी विचार को उन्होंने विरोध किया। नेहरू धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने की तो समर्थन करते थे, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों के राज्य द्वारा कानूनी संरक्षण दिए जाने को घोर विरोधी थे। कहने का मतलब ये कि नेहरू शिक्षण संस्थाओं में भी सांप्रदायिक भावनाओं के विरोधी थी। उनके अनुसार से शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा की शक्ति को मुक्ति कराना है, उसे किसी स्थिर ढांचे में कैद करना नहीं। अतः वे किसी भी विश्वविद्यालय को हिंदू अथवा मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि नेहरू द्वारा संप्रदाय के संबंध में बहुत सारे विचार दिए गए थे और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं, ये तो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता पर सोच। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद पर सोच। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर उन्होंने क्या विचार देने की कोशिश की। तो नेहरू का राष्ट्रवाद संकीर्ण अनुदार नहीं था, इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीयवाद के पोषक थे। उनका मानना है उन्होंने कांग्रेस तथा संपूर्ण मानव समाज को इस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और यह प्रतिपादित किया कि स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष वास्तव में एक
वैश्विक संघर्ष का भाग था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के पत्र के प्रति जितनी आस्था दिखाई, इतनी अगर शायद ही किसी और ने दिखाई हो। उनका राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता और बिना भेदभाव के समस्त मनुष्यों को अधिकार और हितों के समर्पण पर आधारित था। अतः साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के विरोध करना उसके अनुसार राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों के लिए अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विचार में नेहरू ने कुछ विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें पहला विचार ये था कि राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का पारस्परिकता। नेहरू का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद का पर्याय माना है। उन्होंने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद को दोनों को एक दूसरे के समान माना है। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व के अन्य देशों में मुक्ति आंदोलनों का हिस्सा मानते थे। वे वसुदेव कुटुंबकम को विश्वास रखते थे। उनकी आस्था भारतीय दर्शन और संस्कृति के मूल तत्वों में थी। उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद दृष्टिकोण से दो मूल मंत्र थे। पहला गुटनिरपेक्षता, दूसरा पंचशील, जो कि भारतीय विदेश नीति के मूल आधार तथा विश्व शांति के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते थे। दूसरा उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीयवाद के दूसरा विचार ये था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मानववादी आधार। नेहरू की मान्यता थी कि राष्ट्रवादी हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं हो सकते। भावुकता और विवेक युक्त देश की भक्ति और मानवता के प्रति प्रेम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीयवाद बनाया। स्वतंत्रता के प्राप्ति पश्चात भारत द्वारा जो साम्राज्यवाद के विरोधी, उपनिवेशवाद के विरोधी या रंग भेद विरोधी विदेश नीति अपनाई गई, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को जो समर्थन दिया गया, उसके पीछे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की आकांक्षा के साथ साथ मानवता की मुक्ति का एवं विश्व शांति की आकांक्षा भी की गई थी। अगर उसके बाद अगर उसकी अगली जो सोच देखें अगर अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में, तो विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर अंतर्निर्भरता। नेहरू के अनुसार से आधुनिक युग आत्मनिर्भरता अंतर्निर्भरता का युग है। इसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों न तो एक दूसरे से अलग रह सकते हैं और न ही किसी भी राष्ट्र में घटित होने वाली घटना से अप्रभावित रह सकते हैं। इसके अनुसार से विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है और उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय, बाजार अंतर्राष्ट्रीय, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय। कोई भी राष्ट्र स्वावलंबी नहीं है और सभी को एक दूसरे के साथ रहना अनिवार्य है। बिना एक दूसरे के साथ कोई भी राष्ट्र अपने विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद के अगला जो विचार है वो गुटनिरपेक्ष है। तो गुटनिरपेक्ष अथवा असंलग्नता की अवधारणा नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मौलिक देन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख लक्षण विश्व के शक्ति गुटों के अलग रहते हुए भी एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना। यही किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाती है और व्यक्तिनिष्ठ नहीं। यह तटस्थता की भांति कोई स्थैतिक एवं नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि एक गतिशील एवं सकारात्मक विचार के रूप में इसे जाना जा सकता है। जहाँ विश्व के सभी देश अमेरिका और रूस के पास जाना प्रारंभ कर दिया था ताकि उसे उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से रक्षा हो सके, तो वहीं भारत ने क्या किया, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो किसी भी शक्तिशाली देशों के साथ जाना नहीं चाहता, बल्कि दोनों देशों से वो सहयोग प्राप्त करना चाहता है। और इस स्थिति में जब पूरा विश्व क्या है, दो भागों में बढ़ रहा था, और इस परिस्थिति में क्या करना, एक अलग से विदेश नीति का निर्माण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उस समय उभर रहा था। उसके बाद आता है अगला जो विचार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की परिकल्पना। तो नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं सहयोग को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका शांतिवाद केवल युद्ध विहीन आस्था की कल्पना नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सूझबूझ की कल्पना भी करता था। इसके लिए नेहरू भारत की संप्रभुता के एक अंश का परित्याग करने के लिए भी तैयार था। उसके बाद आते हैं विश्व शांति। तो नेहरू विश्व शांति को एक आवश्यक एवं आदर्श साध्य मानते थे। नेहरू युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति की सबसे बड़ी बाधा मानते थे तथा इसे राज्यों के पारस्परिक संबंधों एवं सहयोग में एक आर्थिक विकास, लोक कल्याण में बाधा मानते थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध में जीत किसकी होती है महत्वहीन है, क्योंकि इसके परिणाम ऐसा घोर विनाश होगा कि मानवता के प्रति उसकी उन्नति के लिए जिन तत्वों को हम कामना करते हैं उसका कई पीढ़ियों तक के लिए अंत हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा विश्व शांति पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अंतर्राष्ट्रीयवाद। उसके बाद आता है नेहरू जी का मानव संबंधी विचारों पर उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया क्या था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद तथा मानवतावाद का सम्मिश्रण करना चाहते थे। वे हिंसा को से घृणा करते थे और हिंसा के प्रति श्रद्धा रखते थे। वे ऐसे आदर्शवादी थे जो नैतिक मूल्यों
पर बहुत बल देते थे। वे पीड़ित, शोषित एवं दलित वर्ग के हितैषी थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था कि मानव के रूप में श्री नेहरू के चिंतन की सुकुमारता, भावना, अद्वितीय कोमलता और मानव एवं उदार प्रवृत्तियों का अनुभव सम्मिश्रण था। पंडित नेहरू जीवन पर्यंत उच्चतर आदर्श के लिए संघर्ष करते रहे और जनता के सामने उन्होंने एक उच्च पद प्रस्तुत किया। उनका संदेश था मनुष्य को व्यवहारिक एवं अनुभव प्रधान, नैतिक, सामाजिक, परोपकारी एवं मानवतावादी होना चाहिए। इस विषय में महात्मा गांधी और ठाकुर रविंद्रनाथ को उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली और मृत्यु से पर टैगोर ने पढ़े टैगोर के कुछ शब्दों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे शब्द थे, जब मैं चारों ओर देखता हूँ तो मुझे एक गौरवपूर्ण सत्यता की गिरते हुए धवासा दिखाई पड़ती है। मानव एक निरर्थक विशाल ढेर है, फिर भी मैं मनुष्य में विश्वास खो देने का घोर पाप नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो यही आशा करता हूँ कि जब प्रलय गुजर जाएगी और सेवा तथा बलिदान की भावना वातावरण में निर्मल हो जाएगा तो इतिहास में एक नया अध्याय खुलेगा। मनुष्य में विश्वास न हो सकता है ईश्वर की सत्ता में हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। इसीलिए क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मानव के गौरव में विश्वास रखते थे। इसीलिए अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी वे एक तानापन साहब बन जाने के प्रलोभन से अपने को बचा सके और पक्के उदारवादी मानवता के मूल्यों के प्रति आस्था रखते थे। वे लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते थे। उनका साम्यवाद की हिंसक एवं अनैतिक साधनों के प्रति कभी भी आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। वे साम्यवादी तानाशाही के से भी चिढ़ते थे। वे मानव की स्वतंत्रता और समस्त एवं भातृत्व भाव को किसी भी कीमत पर छोड़ना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अछूतों से बड़ी सहानुभूति थी। वे कल्पनावादी न थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने उसके विषय में लिखा है कि उन्होंने जनता का जीवन में ही अपना जीवन खपा दिया और उनके जीवन को संघर्ष एवं समर्थ एवं संपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। वह महान आत्मा थी और इसकी महानता इसी बात से समझने में है कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही पैदा नहीं होता, बल्कि वे अपने पड़ोसी, अपनी जनता के लिए भी पैदा होता है। वे केवल देश के महान मुक्तिदाताओं में नहीं थे, बल्कि महान निर्माताओं में भी थे। उन्होंने अपने जीवन में हम लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपनी आराम का ध्यान नहीं किया तथा अपनी संपत्ति एवं धन की भी ख्याल नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि नेहरू जी की जो मानवतावादी है वो सिर्फ राजनीतिक चेतना या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सोच नहीं थी, बल्कि अपनी समस्त समाज के संबंध में उन्होंने अपने विचार देने की कोशिश की थी। ये तो हो गई नेहरू जी की मानवतावादी विचारधारा। अब इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेहरू जी का हिंसा, आर्थिक विचार, पंचशील, युद्ध संबंधी विचार, अन्य जो विचार उन्होंने दिए हैं उसके संबंध में अगली क्लास में पढ़ेंगे।